हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड न्यूज अक्सर हमें और साइंटिस्ट दोनों को ही काफी ज्यादा एक्साइट करती रहती हैं। और इसमें आप लोग बहुत सारे टर्म सुनते रहते होंगे, लाइक पीएसएलवी, जीएसएलवी, या फिर कोई न्यू मिशन के बारे में आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि जो मार्स के लिए भेजा गया हो या फिर मून के लिए भेजा गया हो। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो हम इन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, डेट इज सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या होता है? रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सन के द्वारा लार्ज सोलर फ्लेयर को एमिट किया गया है, जिसको ऑब्जर्व किया है नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने। अब होता क्या है एक्चुअल में, जैसे आप जानते होंगे कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरीके से सन का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जब भी सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें परिवर्तन होता है या फिर पुनर्गठन होता है, तो इसकी वजह से हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी एमिट होते हुए दिखाई देती है, और इसी फिनोमिना को हम सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप इसको इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। अभी जो घटना हो रही होती है ये वैसे तो सन के इंटीरियर पार्ट से जुड़ी हुई है, लेकिन इसको आप सन के ऊपर डार्क स्पॉट के रूप में भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसको हम सन स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। अब ये सन स्पॉट एक्चुअल में होते क्या हैं? आप जानते हैं कि सन का जो सरफेस होता है वो काफी ज्यादा हॉट होता है, लेकिन इसी हॉट सरफेस पर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें काफी ठंडे प्रतीत होते हैं, और ये इसीलिए डार्क रूप में हमें दिखाई देते हैं। लाइक इस वाले इमेज में आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये डार्क स्पॉट है। उसके बाद एक और टर्म जो आपको ध्यान में रखना है वो है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन कब होता है? जब भी आप देखेंगे कि सोलर फ्लेयर की तीव्रता ज्यादा हो और उसकी वजह से हॉट प्लाज्मा भी इसके साथ बाहर निकल आए, तो इसको हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं या फिर कोरोनल मास इजेक्शन कह देते हैं। लाइक इसको आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, जब यहां सोलर फ्लेयर काफी तेज हैं तो यहां पर प्लाज्मा आपको बाहर आते हुए दिखाई दे रहा होगा। इसी चीज को हम कह देते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म आ रहा है, और सोलर स्टॉर्म जब आते हैं तो इसको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। उसके बाद जब ये घटनाएं हो रही होती हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट में चूंकि एनर्जी निकलती है, रेडिएशन निकलता है और हाई एनर्जी प्राप्त होती है, तो ऐसे में हमें कुछ लाइट पृथ्वी पर भी दिखाई देती है, और जब आप पोल्स पर जाएंगे तो ये लाइट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। इसी को हम कहते हैं अरोरा। ठीक है, आगे के जो अभी टॉपिक्स आएंगे उसमें मैं आपको अरोरा के कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा, सो डेट आप इसको रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज निसार। अब ये जो टॉपिक है निसार, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको 2023 में लॉन्च किया जाना है। ये बेसिकली है क्या? ये एक सैटेलाइट है, इसको आप इमेज में देख भी सकते हैं। और ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की कैटेगरी में आता है, जो कि इसरो और नासा के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेगा। और अर्थ के ऑब्जर्वेशन में क्या चीजें आ जाती हैं? लाइक अर्थ की इमेजिंग करना। ठीक है, तो कोई भी घटना अगर पृथ्वी पर घट रही है उस सभी को इमेज करने का काम इस सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये अर्थ के सरफेस पर होने वाले छोटे से छोटे मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकता है। मतलब 0.4 इंचेस का भी अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, लाइक आपने किसी एक वस्तु को उठाकर 0.4 इंचेस की डिस्टेंस पर रख दिया तो भी ये सैटेलाइट उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। और इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है बॉर्डर एरियाज में, या बॉर्डर के नीचे से कोई व्यक्ति आपके बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये सैटेलाइट उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसीलिए नासा से NISAR। सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? ये बेसिकली एक रडार टेक्नोलॉजी है, और रडार टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये सैटेलाइट दिन और रात सभी समय पे काम कर सकता है, और ये आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज देता है। देखिए अक्सर होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये आपका एक सैटेलाइट है। दो तरीके के सैटेलाइट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव सैटेलाइट, एक होता है पैसिव सैटेलाइट। पैसिव सैटेलाइट सनलाइट पर बेस्ड होता है। सनलाइट मान लीजिए यहां पर सन हो तो सन से कुछ लाइट अर्थ पर जाएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर आपके सैटेलाइट तक पहुंचती है। तो ये हो गया पैसिव तरीका। दूसरा होता है एक्टिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट में आपके
जो सैटेलाइट है उसी में बैटरी लगी हुई होती है, या फिर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, या फिर रडार लगी हुई होती है। तो ये अपनी रडार के साथ ही किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे पैसिव सैटेलाइट की हमने बात की, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर यहाँ पर वेदर खराब हो जाए, क्लाउड्स आ जाएं, तो सैटेलाइट तक कोई भी इमेज नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये चूंकि सिंथेटिक अपर्चर रडार पर बेस्ड सैटेलाइट है, इसलिए रडार टेक्नोलॉजी, चाहे बादल आ जाए इसके सामने, चाहे कोई भी परेशानी हो, ये इनको सबको भेदते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाएगी और आपको बेटर इमेज प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए डे एंड नाइट हर समय वर्क कर सकता है। उसके बाद इसका जो मिशन होगा वो 3 इयर्स के लिए रखा जाएगा, और ये हर 12 दिन में पूरे ग्लोब को स्कैन किया करेगा। ओके, ये हो गया निसार सैटेलाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन स्पेस स्टेशन, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पेस जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में ऐसा बोला है कि भारत 2030 तक अपना पहला स्पेस स्टेशन सेटअप कर देगा। ओके, अब स्पेस स्टेशन क्या होता है? इसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक लेबोरेटरी है जो कि आपके अर्थ से ऊपर रखी जाएगी। जैसे यहां पर आप इमेज में इसको देख भी सकते हैं, जो अर्थ से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर ये रखी गई एक लेबोरेटरी है। सॉरी। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेस स्टेशन की, तो प्रेजेंटली एक ही स्पेस स्टेशन कार्यरत है जिसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। यदि उससे कंपेयर करें हम इंडियन स्पेस स्टेशन को, तो ये काफी ज्यादा छोटा होगा। इसका वेट कुल 20 टन का होगा, और यहां पर हम कुछ माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम इसको स्पेस टूरिज्म के लिए यूज नहीं करेंगे। स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेस में जाने के लिए काफी ज्यादा उतारू होते हैं, है ना। तो वहां पर अगर आप किसी मान लीजिए रॉकेट के माध्यम से उन टूरिस्ट को ले जाने का काम करते हैं, स्पेस का विजिट कराते हैं, तो ये स्पेस टूरिज्म के अंतर्गत आ जाता है। तो हमारा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम सिर्फ माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट यहां पर करने वाले हैं। और हमारा जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव होने वाला है यहाँ पे, वो हम इस टारगेट के साथ इसको सेटअप करेंगे कि इसमें लगभग 20 दिन तक हमारे साइंटिस्ट रह सकें और वहां पर जो भी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंडक्ट कर सकें। और ये प्रोजेक्ट एक एक्सटेंशन होगा गगनयान मिशन का, और गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च किया जाना है। उसके बाद जो बड़ा मिशन हमारा सेंड किया जाएगा वो होगा इंडियन स्पेस स्टेशन। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा, मतलब अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर इसको रखा जाएगा, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको रखा जाएगा। और इसी के लिए हमारा इसरो एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कर रहा है जिसको हम स्पेस डेक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या फिर स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। स्पेस डॉकिंग के अंतर्गत यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ एस्ट्रोनॉट जो हैं वो इस स्पेस स्टेशन को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स भेजे जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके एक आप ऐसे कह सकते हैं कि सामान भेजा जाएगा धीरे धीरे, और उसको फिर अटैच करके एक बड़ी सी प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये है हमारा इंडियन स्पेस स्टेशन। अदर स्पेस स्टेशन की बात करें तो हमने आईएसएस की अभी बात की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा शामिल हैं। उसके बाद चाइना का भी अपना एक स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है। इन्होंने तियांगोंग 1 एंड तियांगोंग 2 नाम से ट्रायल स्टेशन भेज चुके हैं, और तियांगोंग को ये अभी एक परफेक्ट स्पेस स्टेशन के रूप में डेवलप भी कर रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक यहां फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज विकास रॉकेट इंजन। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसरो ने सक्सेसफुली विकास रॉकेट इंजन को अभी टेस्ट कर लिया है, और ये एक फाउंडेशन बनेगा गगनयान मिशन का। विकास इंजन बेसिकली एक लिक्विड इंजन होता है जहां पर हम लिक्विड फ्यूल को रखते हैं। उसके बाद विकास इंजन को हम वर्कहॉर्स लिक्विड इंजन के नाम से भी जानते हैं, और ये पीएसएलवी में सेकंड स्टेज के रूप में रखा जाता है। पीएसएलवी पर भैया हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आप यहां समझ लीजिए कि पीएसएलवी में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। लाइक जो आपका रॉकेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 4 स्टेजेस होंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो सेकंड स्टेज है यहां पर हम विकास रॉकेट इंजन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हमारा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी जिसके आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके सेकंड स्टेज में भी हम विकास इंजन का यूज करते हैं, और इसके जो 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं उसमें भी विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है। नाउ सर, बूस्टर का मतलब क्या है? बूस्टर का मतलब है जैसे ये आपका रॉकेट है, इसी रॉकेट के साथ साथ कुछ एड ऑन बूस्टर्स भी यहां पर लगे हुए होते हैं। तो इन बूस्टर्स में जो फ्यूल रखा जाता है उसी को हम कहते हैं विकास रॉकेट इंजन। ठीक है, तो मतलब ये लिक्विड फ्यूल पर बेस्ड इंजन होगा। ओके, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई।
उसके बाद यहाँ फ्यूल के रूप में हम क्या यूज करेंगे, तो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन इसका लिक्विड फ्यूल होगा, और ऑक्सीडाइजर के रूप में हम नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का यूज करेंगे। अब देखिए ऑक्सीडाइजर का यूज इसमें इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑक्सीडाइजर के बिना ये जो फ्यूल है ये बर्न नहीं हो सकता, ठीक है। वहां पर माचिस से आग लगाने के लिए कोई नहीं होता है रॉकेट में बैठा हुआ, तो इसीलिए हम ऑक्सीडाइजर की हेल्प से अपने फ्यूल को बर्न करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SSLV। इसको हम SLV D1 माइक्रोसैट के नाम से भी जानते हैं, और इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। पहली बात तो ये कि ये एक 3 स्टेज का व्हीकल होगा। अब आप स्टेजेस जान चुके हैं, जैसे हमने पीछे अभी रॉकेट की बात की थी PSLV की, उसमें 4 स्टेजेस थे, तो इसमें केवल 3 स्टेजेस होंगे, और ये सारे ही स्टेजेस सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड होंगे। तो यहां अगर विकास इंजन से रिलेटेड कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए कि SSLV में विकास इंजन का प्रयोग किया जाएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड होंगे। इसके बाद इसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो कौन से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे हम, जिनका साइज काफी कम होगा और जिनका वेट काफी कम होगा। तो ये 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ने पर सक्षम है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में कितनी हाइट तक ये किसी कह सकते हैं सैटेलाइट को लेकर जा सकता है, तो 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये किसी सैटेलाइट को प्लेस कर सकता है। उसके बाद इसका जो अपना वेट है, मतलब ये जो SSLV है, इसका अपना वेट कितना होगा, तो 110 टन का ये व्हीकल है, तो काफी हल्का व्हीकल है। उसके बाद इसको असेंबल करने में बहुत कम टाइम लगता है। असेंबल करने का मतलब होता है, या फिर इंटीग्रेट करने का मतलब होता है, इसमें आप अपने सैटेलाइट को प्लेस करेंगे, उसके बाद इसके जो अलग अलग 3 स्टेजेस हैं उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें कुल 72 घंटे का समय लगता है, जो अपने आप में बाकी जो लॉन्च व्हीकल है उसकी तुलना में काफी कम है। और कुल 6 लोग इसको यहां पर असेंबल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये काफी हेल्पफुल हो जाता है मल्टीपल माइक्रो सैटेलाइट छोड़ने के लिए, और इसके द्वारा आप मल्टीपल ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल ऑर्बिटल यहां पर एक टर्म है। मल्टीपल ऑर्बिटल का मतलब होता है कि आप इसको अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। लाइक देखिए, अर्थ के जो ऑर्बिट होते हैं वो अलग अलग हाइट पर अलग अलग होते हैं, लाइक लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। तो हमारा ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये अलग अलग ऑर्बिट में आपके सैटेलाइट को एक ही टाइम पर प्लेस कर सकता है। लाइक ये जो रॉकेट है आपका, मान लीजिए रॉकेट यहां से उठा, तो ये इस रॉकेट के साथ बहुत सारे आपने सैटेलाइट लगा दिए, तो आप अलग अलग ऑर्बिट में एक ही अपने इस रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, PSLV। सर PSLV क्या होता है? PSLV की कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। यहां पर हम लगभग 1000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लगभग 70 दिन में ये इंटीग्रेट होता है, और इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। ये हमारा 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। सर 3rd जनरेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो लॉन्च व्हीकल था, जिससे हम अपने सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करते थे या फिर कहें लॉन्च करते थे, उसको हम कहते थे SLV-3, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। उसके बाद जो 2nd जनरेशन का हमने लॉन्च व्हीकल बनाया था वो था ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। उसके बाद 3rd जनरेशन का जो हमने लॉन्च व्हीकल बनाया उसका नाम रखा PSLV, जो अभी तक हमारे पास कार्यरत है। इन दोनों को डिसइंटीग्रेट किया जा चुका है। उसके बाद यहां पर ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसमें हमने पहली बार लिक्विड स्टेजेस का यूज किया। इससे पहले के जो दोनों जनरेशन का मैंने अभी नाम लिया, इसमें केवल सॉलिड फ्यूल्स का यूज किया जाता था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर हम डिफरेंस की बात करें PSLV और GSLV में क्या डिफरेंस है, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि GSLV का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों में अंतर यह है कि PSLV के द्वारा आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्रक्षेपित करते हैं, या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और PSLV के माध्यम से आप बेसिकली या कहें मेनली रिसोर्स मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, या फिर कहें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। जबकि GSLV हमने जो डिजाइन किया है वो हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया है, लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो जब भी आपके माइंड में GSLV टर्म आए, आप समझ जाइएगा इसको हैवी सैटेलाइट के लिए बनाया गया है, और हैवी सैटेलाइट में आप कॉमर्शियल सैटेलाइट का कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम याद रखेंगे। उसके बाद
ये जो GSLV है ये हमारे काफ़ी हैवी सैटेलाइट्स को लेकर जाता है। लाइक अभी जैसे गगनयान मिशन हमारा है, तो गगनयान मिशन को भी GSLV के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद हमने इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक स्टेज का यूज़ किया था। क्रायोजेनिक स्टेज भी जैसे आपने अभी एक सॉलिड लिक्विड स्टेज देखी थी, एक सॉलिड स्टेज होती है, एक उसके बाद लिक्विड स्टेज होती है, उसके बाद जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है, यहाँ पर हम GSLV में इसको यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो गया GSLV। नेक्स्ट टॉपिक इज कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, इसको इनोग्रेट किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अब ये क्या होगा, बेसिकली चूंकि ये एक सेंटर है इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग चीज़ों के लिए। लाइक स्पेस साइंस से रिलेटेड जो स्टडी है उसके लिए ट्रेन करेंगे, सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्यूचर में जो चैलेंजेस आएंगे स्पेस रिसर्च के लिए उसमें यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। कल्पना चावला के बारे में भी एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, इनका जो स्पेस शटल है वो 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर बनेगा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का भी काम करेगा। मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो उसको ट्रैक करने के लिए भी स्टेशन के रूप में ये आपका काम करेगा। नेक्स्ट थिंग, CU-सैट के बारे में बात करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सैटेलाइट, तो ये एक नैनो सैटेलाइट होगा जिसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिजाइन करेंगे। इसमें बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या होंगे, लाइक बॉर्डर इंट्रूजन को देखना, मतलब बॉर्डर में जो घुसपैठ हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए ये सैटेलाइट हेल्प करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, नेचुरल डिजास्टर फोरकास्टिंग, इन सभी के लिए इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद पंजाब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन जाएगा जिसका अपना खुद का सैटेलाइट होगा। ठीक है, अभी तक हम इसरो के सैटेलाइट को देखते हैं लेकिन पंजाब के सैटेलाइट को भी अब इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहां फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमली डिटेक्शन मेथड। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा एक न्यू मेथड को डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से हम हैबिटेबल प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। हैबिटेबल प्लैनेट का मतलब होता है रहने योग्य प्लैनेट। जैसे पृथ्वी है उस पर आप रह सकते हैं, तो इसी प्रकार के कुछ और प्लैनेट्स भी हो सकते हैं जहां पर मनुष्य रह सकता है। तो ऐसे प्लैनेट्स को फाइंड करने के लिए एनोमली डिटेक्शन मेथड को डिजाइन किया गया है। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम का यूज करेंगे और अभी तक लगभग 5000 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं और उनमें से 60 ऐसे प्लैनेट्स फाइंड किए गए हैं जहां पर हैबिटाट पॉसिबल है, वहां पर ह्यूमंस रह सकते हैं। अब एनोमली डिटेक्शन मेथड किस तरीके से काम करता है और एनोमली का मतलब क्या होता है? देखिए, एनोमली का मतलब होता है कि लाइक जितने भी आप ग्रह देखते हैं उन ग्रहों में अर्थ में एक एनोमली देखने को मिलती है। एनोमली को कहते हैं हिंदी में आई थिंक विसंगति कहते हैं। तो विसंगति का मतलब ये होता है कि लाइक अर्थ किसी भी अदर प्लैनेट की तुलना में अलग है ना। यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है जो किसी भी और प्लैनेट पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके का जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन अर्थ में पाया जाता है उसी तरीके के सेम डिफरेंट एनोमली को हम और प्लैनेट्स पर भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसको हम एनोमली डिटेक्शन मेथड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खास। बस इसका नाम याद रख लीजिएगा कि ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि स्टारलिंक नाम की एक कंपनी ने अपने 40 सैटेलाइट लॉन्च किए थे लेकिन जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से ये सैटेलाइट खराब हो चुके हैं। अब ये एक्चुअल में होता क्या है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म? देखिए, कुछ भी नहीं है। जैसे जियो मैग्नेटिक को आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टर्म को। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है, अर्थ। मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ही हम जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। ये जो सैटेलाइट हैं जब इसको लॉन्च किया गया और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण ये सैटेलाइट तबाह हो गए, तो इनसे कोई डेब्रिस क्रिएट नहीं हुआ, मतलब कोई अपशिष्ट अंतरिक्ष में क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि इन सैटेलाइट को कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया गया था कि ये अपने आप बर्न हो सकते हैं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होते क्या हैं और ये कब होते हैं?
जब सोलर फ्लेयर की मात्रा काफी ज्यादा तीव्र होती है, मतलब रेडिएशन काफी ज्यादा होता है, तो ये सोलर फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करते हैं। लाइक ये सूर्य है आपका, इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और इसी इंटरेक्शन की वजह से जो आपका मैग्नेटिक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो बनते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक सोलर कोरोना मास इजेक्शन हुआ हो, मतलब बड़ी मात्रा में जो आपका जो प्लाज्मा है सन से वो निकला हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स बन जाते हैं। या फिर सोलर विंड की स्पीड काफी तेज हो, तो ऐसे में भी सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म बनने की संभावना बनी रहती है। इफेक्ट्स क्या रहेंगे? इफेक्ट ये रहेगा कि आपको अरोरा के रूप में बहुत तीव्र रोशनी देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये अरोरा की ही एक रोशनी है जो आपको पोल्स पर दिखाई देती है। ओके, और ये काफी ब्यूटीफुल आपको लगता है। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। जो भी आप संचार कर रहे हैं, फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन सारी ही चीजों को ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन होते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के, और जो इसमें G1 कैटेगरी का स्टॉर्म होता है, इसको सबसे वीक जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसके बहुत कम इंपैक्ट होंगे, मतलब सैटेलाइट को बहुत ज्यादा ये अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट है वो आपको हालांकि इसमें देखने को मिल सकती है। सबसे एक्सट्रीम लेवल का जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है उसको हम G5 कहते हैं, और इससे हमारे जो पावर ग्रिड सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और यहां पर आप वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और चूंकि वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ब्लैकआउट जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। बहुत सारी रेडियो वेव आपकी प्रभावित हो सकती हैं, तो कम्युनिकेशन को ये अफेक्ट कर सकता है। और जो अरोरा की घटना होती है ना, ये अरोरा की घटना अभी मैंने बताया था कि पोल्स पर अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन पोल्स के अलावा ये लोअर लैटिट्यूड पर भी आपको देखने को मिल सकती है, जब G5 वाला जो एक्सट्रीम लेवल का जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो आएगा। ओके, और इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो G1 स्टॉर्म होता है ये भी हालांकि आपके जो पावर ग्रिड है उसको कुछ हद तक अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरहाउजर मैग्नोमीटर। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा एक न्यू डिवाइस को डेवलप किया गया है जिसका नाम है ओवरहाउजर मैग्नोमीटर। इस डिवाइस को आप यहां इमेज में देख सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको इस टॉपिक के बारे में ध्यान में रखनी है, और पहली इंफॉर्मेशन ये है कि इस डिवाइस को हम यूज करेंगे जियो मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट में, मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। अब क्योंकि ये नई डिवाइस बनी है तो बताने की जरूरत नहीं है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, तभी हमने इसको नए तरीके से डिजाइन किया है। उसके बाद सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, एफिशिएंट पावर कंजम्पशन इसमें होगा। इसको आप यूज कर सकते हैं विश्व के किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी में या फिर इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, इसमें कॉन्सेप्ट का कुछ भी ऐसा है नहीं। बाकी इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको IIG यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसको इंस्टॉल किया है महाराष्ट्र के अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी में। सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस यही होगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सही तरीके से स्टडी करना। ओके, ये टॉपिक आपका यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्कर सोलर प्रोब, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। अब देखिए, पार्कर सोलर प्रोब के अंतर्गत इसको बेसिकली पहले तो नासा ने डेवलप किया था। ओके, और इसके अंतर्गत एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है जिसका नाम है वाइड फील्ड इमेजर, और इस इमेजर के माध्यम से हमने पहली बार वीनस के सरफेस को मेजर किया है, और इस मेजरमेंट में हमें वहां पर कुछ कॉन्टिनेंट दिखाई दिए हैं, प्लेन्स दिखाई दिए हैं, प्लेटो दिखाई दिए हैं, और लेयर ऑफ ऑक्सीजन भी दिखाई दी है। पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा सोलर प्रोब है जिसकी मदद से हमने इतिहास में पहली बार वीनस के एक कलर इमेज को देखा है, और ये सिर्फ इसी प्रोब के कारण पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, तो ये सन के कोरोना के एटमॉस्फेयर यानी कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे क्लोज जाने वाला पहला ऐसा प्रोब है। ठीक है, तो अर्थ के जो सन का कोरोना है उसके आउटर एटमॉस्फेयर में अभी तक कोई भी अदर प्रोब नहीं गया है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, ये कोरोना में जब जाएगा तो वहां के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेगा, वहां के मैग्नेटिक फील्ड के, पार्टिकल्स के। इससे साइंटिस्ट को काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी सन के बारे में समझने के लिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको समझने के लिए, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये सारी चीजें यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स में रखी गई हैं। मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था,
और ये सारी बातें मैं कर ही चुका हूँ कि सन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाएगा ये, और काफ़ी हीट को भी ये सहन कर सकता है। यदि ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सोलर कोरोना और सोलर विंड को हीट और एक्सीलरेट करने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ट्रैक करना इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है, इसको गति कहाँ से मिल रही है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड होता है सन का, उसके स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक को समझना। प्लाज्मा हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे वाली इमेजेस में। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हैं, मैंने शुरू में ही लेक्चर के फर्स्ट वाले टॉपिक में ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड भी होता है सन का एक। तो उन सभी चीज़ों को स्टडी करना इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट थिंग, कोरोना की स्टडी हम क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज कोरोना हमारी पृथ्वी पर भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। ये कोविड-19 वाले कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सन के कोरोना की बात कर रहा हूं। क्योंकि सन के कोरोना की वजह से ही सोलर विंड्स पृथ्वी पर पहुंचती हैं और हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनको भी ये अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए इसकी स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो देखिए ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं जो भी मैंने बोला है, तो आप लोग जो स्लाइड्स में यहाँ पर दे रहा हूँ ना, वो जरूर इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैंने टीम से बोल दिया था जो पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो मैं इसको कल ही सेंड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C-52 फ्लाइट के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 को सक्सेसफुली जो है लॉन्च कर दिया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, और ये 529 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर लॉन्च किया गया है। सर यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझनी है। पहला तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? सन सिंक्रोनस का मतलब है ये सैटेलाइट हमेशा सन से सिंक्रोनस रहेगा, मतलब ये हमेशा सन के कांटेक्ट में रहेगा, इस पर सनलाइट हमेशा पड़ती रहेगी। ठीक है, ये कभी भी ब्लैंक में नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा। सो ये पोलर ऑर्बिट का ही एक स्पेशलाइज्ड टाइप होता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें तो ये 4th सैटेलाइट है इस पूरी सीरीज का, और इसमें रडार इमेजिंग सैटेलाइट टेक्निक को हमने यूज किया है। और रेडार के बारे में आप पहले से ही जान चुके हैं, पहले से ही हमने बात कर ली है कि ये ऑल वेदर में वर्क करेगा और डे एंड नाइट वर्क करेगा। बाकी एक दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। इसका वेट 1710 किलोग्राम होगा। उसके बाद इसकी मिशन लाइफ 10 ईयर्स रखी गई है। ये सारी बातें आप लोग पहले से जानते हैं रेडार सैटेलाइट के बारे में कि ये हर वेदर में काम करता है। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, चूंकि नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ को ऑब्जर्व करना। देखिए हर चीज आपको रटनी नहीं होती है, आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए अर्थ को ऑब्जर्व करने में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। लाइक एग्रीकल्चर को आप देख सकते हैं, आप फॉरेस्ट्री को देख सकते हैं, प्लांटेशन को देख सकते हैं, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट को देख सकते हैं, हाइड्रोलॉजी को देख सकते हैं, फूड मैपिंग को फ्लड मैपिंग को देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को देख सकते हैं। तो मतलब जो भी पॉसिबल चीजें हैं जिसको एक कैमरा देख सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उन सभी को मैप कर सकता है। उससे पहले हमारे कुछ और सैटेलाइट भी थे जो ऑब्जर्वेशन का काम करते थे, लाइक रिसोर्स सेट। तो ये अर्थ के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रैक करने का काम करता था। कार्टोसैट था, उसके बाद रीसेट नाम के सैटेलाइट हमने यूज किए हैं। तो ये इस तरीके के कुछ अदर सैटेलाइट्स हैं। अर्लियर सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में 1, 2, 3 है, उनका क्या रोल रहा है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 को 2020 में लॉन्च किया गया था और ये अभी भी ऑर्बिट में प्लेस्ड है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 की बात करें तो ये एक माइक्रो सैटेलाइट है और इसको SSLV के द्वारा लॉन्च किया जाना है। SSLV 3 की बात करें, सॉरी EOS 3 की बात करें तो ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, बट ये फेल हो गया। उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन 4 आपने देख ही लिया, इसको सक्सेसफुली प्लेस्ड कर दिया गया है। और जो 5 वाला सैटेलाइट होगा इस सीरीज का, वो GSO ऑर्बिट में रखा जाएगा, मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है आपको ये अर्थ से हमेशा एक स्थान पर ही दिखाई देगा। मतलब अर्थ को जैसे अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, उसी तरीके से इस सैटेलाइट को भी अर्थ का एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स का टाइम लगेगा। इसीलिए आपको एक स्थान से खड़े होकर ये सैटेलाइट एक ही प्लेस पर स्टेशनरी दिखाई देगा, तो हम इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। उसके बाद जो 6 कैटेगरी का सैटेलाइट है उसको ओशन रिलेटेड सर्विस के लिए हम लॉन्च करेंगे, लाइक फिशिंग जोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई या फिर ओशन स्टेट फोरकास्ट हो गया, इन सभी की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। अदर सैटेलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर इसके साथ एक और सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था। मतलब जब हमने ये मिशन भेजा था तो इसमें इंस्पायर सेट नाम का एक और सैटेलाइट था जो कि स्टूडेंट का सैटेलाइट है, और इसके द्वारा अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी की जाएगी, सोलर फ्लेयर्स की स्टडी की जाएगी। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूज एंड
हेलियो स्वार्म प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, नासा ने 2 साइंटिस्ट मिशन को सिलेक्ट किया है, जिसमें से एक का नाम है म्यूज, जिसको हम मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर कह रहे हैं, और दूसरा है हेलियो स्वार्म। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको बेसिकली इतनी ही इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। देखिए, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है कि इसका ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक ऑफ सन, मतलब सन किस तरीके से बना हुआ है, उसके बाद अर्थ सन का क्या कनेक्शन है, उसके बाद जो स्पेस एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। इन 3 चीजों को अध्ययन करने के लिए ये दोनों मिशन डेडिकेटेड हैं। अब इसमें अगर आप सेपरेट इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना चाहेंगे तो एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन ही आपको देखने को मिलेगी। तो सन के कोरोनल हीटिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद जो आउटर रीजन में इरप्शन होता है उस चीज को समझना, तो ये सारी चीजें ना यही 3 लाइनों में कंक्लूजन में सिमट कर रह जाती हैं। सो मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रेजेंट आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इसका भी, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही सन के बारे में स्टडी। हाँ, मैं थोड़ा सा हेलियो स्वार्म मिशन के बारे में बता देता हूँ कि ये कॉन्स्टिलेशन होगा, मतलब ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, इसमें 9 टोटल स्पेसक्राफ्ट होंगे। तो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को हम इस तरीके से 9 स्पेसक्राफ्ट होंगे जिसको हम लॉन्च करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर क्या क्या चीज़ें करेगा, फ्लक्चुएशन जो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद जो सोलर विंड में मोशंस होते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये मेजर करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख लेते हैं तो आपका काम यहाँ चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सोमार्स। सर ये क्या है? एक्सोमार्स एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसको हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डिले कर दिया है, क्योंकि इस मिशन में कोऑपरेशन किया जा रहा था रशिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है रोसकॉस्मोस। बट आप लोग जानते हैं रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इसकी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस पूरे कोऑपरेशन को खत्म कर दिया और ये मिशन डिले हो गया। अब इस मिशन का एम क्या है? मार्स पर ज्यादातर जो मिशन भेजे जाते हैं उसका काम ही होता है मार्स पर लाइफ को फाइंड करना, और साथ में ये फाइंड करना कि क्या कभी भी मार्स पर कोई वाटर की प्रेजेंस रही है। तो ये एक्सोमार्स का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक्सोमार्स में 2 मिशन हमने पहले रखे हैं, मतलब पहला जो मिशन था वो 2016 में प्रक्षेपित किया गया था, ये एक टेस्ट मिशन था और ये इस तरीके का फर्स्ट मिशन है। इसमें 2 चीजें रखी गई थी, एक तो था यूरोपियन ट्रेस गैस ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का मतलब होता है जैसे ये आपका मार्स है, मार्स के अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें जो घूमता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटर। उसके बाद ऑर्बिटर यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट हो गया था, लेकिन इसमें एक लैंडर भी रखा गया था, लैंडर फेल कर गया था। अब जो सेकंड स्टेज होगा उसमें एक रोवर होगा और साथ में एक सरफेस प्लेटफॉर्म होगा। सर रोवर का मतलब आप जानते हैं, सरफेस पर ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और ये यहां पर चलने का भी काम करेगा, मूवमेंट करेगा। बाकी सरफेस प्लेटफॉर्म की बात करें तो सरफेस प्लेटफॉर्म का मतलब है इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाएंगे और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से यहां मार्स के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सोमार्स मिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टेमिस मिशन। सर दिस मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। रिसेंटली नासा ने आर्टेमिस 1 मून मिशन को रोल आउट किया है टेस्टिंग के लिए, और आर्टेमिस मिशन क्या है इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए, आर्टेमिस नाम इस मिशन का इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक माइथोलॉजी पर बेस्ड है और ऐसा माना जाता है कि मून की एक देवी है जिसका नाम है आर्टेमिस। तो ये अमेरिका में बिलीव किया जाता है, इसीलिए इस मिशन का नाम रख दिया आर्टेमिस। अगर एम की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस मिशन के द्वारा पहली बार मून पर किसी फीमेल एस्ट्रोनॉट को उतारा जाएगा और 2024 तक इन्हें साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग मिशन है। उसके बाद यदि अदर स्पेस एजेंसीज की बात करें, इस मिशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, इसमें जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इंक्लूड है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंक्लूड है। सो कभी भी अगर क्वेश्चन बने कि आर्टेमिस मिशन ओनली नासा का मिशन है तो इस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें कैनेडियन, यूरोपियन और जापान की स्पेस एजेंसी भी शामिल है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये काफी साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक जो हम स्टडी करते हैं मून की वो लैंडर या ऑर्बिटर के माध्यम से करते हैं, लेकिन यहां पर खुद जाकर भी आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपको। उसके बाद न्यू जनरेशन के जो यूथ आएंगे इस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में, उनको इंस्पायर करेगा ये काफी ज्यादा।
नेक्स्ट थिंग, आर्टेमिस 1 मिशन की बात करते हैं। इसका जो पहला मिशन था वो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन था। मतलब यहाँ पर आप चेक करना चाहते थे कि हमारी कैपेबिलिटी है मून तक पहुंचने की कि नहीं। ओके, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई मिशन भेजा और उसमें मिशन अनसक्सेसफुल हो जाए तो आपके जो लोग हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए पहले टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था और इसके द्वारा आर्टेमिस मिशन अगर हमारा सक्सेसफुल रहता है तो इसमें हम मून तक तो पहुंचेंगे ही, लेकिन उसके बाद इन फ्यूचर मून के बियॉन्ड भी जाएंगे, लाइक मार्स तक भी हम पहुंच सकते हैं। आगे अगर बात करें, इस मिशन के साथ साथ हमने एक और स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव था, ये एक स्पेस में रहने वाला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि किसी भी स्पेस स्टेशन पर जाकर नहीं रुकेगा और लंबे समय तक स्पेस में बना रहेगा। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से ये स्पेस में मूविंग करेगा। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर आर्टेमिस 1 मिशन, जब ये आर्टेमिस 1 मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम सेकंड फ्लाइट यहाँ पर इसकी भेजने वाले हैं और सेकंड फ्लाइट के अंतर्गत क्रू मेंबर्स होंगे। क्रू मेंबर्स मतलब इसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हुए होंगे जो मून तक पहुंचेंगे। उसके बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो आगे की प्लानिंग मार्स पर होगी। ये है आर्टेमिस मिशन। नेक्स्ट इज परसिवियरेंस रोवर। सर परसिवियरेंस क्या है? आपने सुना होगा कि यूपीएससी में भी आपको परसिवियरेंस रखना पड़ता है काफी ज्यादा, लेकिन यहाँ रोवर की बात हो रही है। तो ये बेसिकली नासा का एक रोवर है और इसके द्वारा मार्स पे अभी रिसेंटली सोलर एक्लिप्स को देखा गया है। आपने पृथ्वी से सोलर एक्लिप्स जरूर देखा होगा जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन मार्स से सूर्य ग्रहण आपने नहीं देखा होगा। तो इसको किसने देखा है? इसको परसिवियरेंस रोवर ने देखा है। अच्छा, ये अबाउट म्यूज मिशन नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा अबाउट दी परसिवियरेंस रोवर। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 में और 18 फरवरी को ये वहां पर लैंड कर गया था। और ये अभी तक का सबसे एडवांस, सबसे एक्सपेंसिव और सोफेस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी है। मोबाइल का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आईफोन रखा हुआ है या फिर इसमें कोई एंड्रॉइड रखा हुआ है। मोबाइल का मतलब है ये वहां पर मूवमेंट करने का काम करेगा, कुछ सैंपल्स जुटाने का काम करेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम परसिवरेंस रोवर के बारे में बात करें तो इसके द्वारा ये इतना सोफेस्टिकेटेड क्यों है? क्योंकि ये मून पर सिर्फ जाकर स्टडी ही नहीं करेगा, वहां पर ड्रिलिंग भी करेगा और कुछ सैंपल्स भी जुटाएगा वहां की रॉक्स के, वहां की सॉइल्स के। और इसके अलावा इसमें एक हमने पावर सोर्स के रूप में मल्टी मिशन रेडियो टॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी रखा हुआ है। अब ये जनरेटर क्या करता है? ये हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इस रोवर को हीट कहां से मिलेगी? तो सर इसको हीट मिलेगी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से जिसका नाम है प्लूटोनियम डाइऑक्साइड। तो ये आपको परसिवरेंस रोवर के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम लोग जो स्टडी करते हैं मार्स के बारे में वो ज्यादातर उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं या फिर उसके सॉइल की स्टडी करते हैं और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन ये एडवांस है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो माइक्रोबियल लाइफ है, जो सूक्ष्म जीव कभी रहे होंगे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी जुटाने इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। इसके द्वारा जो रेड प्लैनेट पर रेगोलिथ पाए जाते हैं, रेगोलिथ का मतलब होता है जो रॉक्स के टुकड़े हैं या फिर जो मिनरल्स हैं इसकी भूमि में उपस्थित, तो उनको स्टडी करने का काम करेगा। रॉक एंड डस्ट के सैंपल को एनालाइज करेगा। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, यदि दूसरी एजेंसीज के मिशंस की बात करें तो एक्सोमार्स रोवर एक 2021 में मिशन भेजा गया था। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो मार्स पर भेजा गया था। इसके बाद तियानवेन 1, नाम से ही पता लग रहा है, तियानवेन, तियांगोंग, ये सब चाइना के मार्स मिशन है। और सॉरी, तियांगोंग तो मार्स मिशन नहीं है, वो तो आपका स्पेस स्टेशन है। और तियानवेन जो है आपको नाम से पता लग जाएगा कि ये चाइना का है और ये एक मार्स मिशन है। सो कंफ्यूज मत होइएगा तियांगोंग और तियानवेन में। उसके बाद यूएई ने एक अपना मिशन भेजा था, इसका नाम था होप मार्स मिशन और ये यूएई का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। इंटरप्लेनेटरी मतलब मिशन का मतलब होता है किसी और प्लेनेट पर पहुंचने वाला मिशन। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था और भारत ने भी 2013 में अपना एक मार्स ऑर्बिटर मिशन मार्स के लिए भेजा था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्र क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसरो के द्वारा अपनी खुद की ऑर्बिटल डेब्रिस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को विकसित किया जा रहा है और इसके लिए इन्होंने न्यू रेडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप को बिल्ड करना शुरू कर दिया है। सर ऑर्बिटल डेब्रिस का मतलब क्या होता है? अर्थ के ऑर्बिट में जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, उसको हम ऑर्बिटल डेब्रिस कहते हैं।
और इसकी ट्रैकिंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यदि ये डेब्रिस, जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सभी कचरा है। ये सैटेलाइट का कचरा हो सकता है, जो आपके लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनका कचरा हो सकता है। इनको ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि इनको ट्रैक नहीं करेंगे और ये आपके सैटेलाइट से आकर टकरा जाएंगे तो ऐसे में आपके सैटेलाइट को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम अपना खुद का एक ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, और ये डेवलप किया जा रहा है नेत्रा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जिसका फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये हमारे इंडियन सैटेलाइट जो कि अर्थ और लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखे गए हैं, इनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक काम करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी डेब्रिस अगर यहां पर टकराने वाला होगा उसके बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन इससे प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं इसरो के द्वारा, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। लाइक इसमें स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग रेडार होगा, और रेडार के थ्रू ही आप इस पूरे डेब्रिस को ट्रैक करने का काम करेंगे। अब ये इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर या उससे बड़े साइज के डेब्रिस को ट्रैक करने में सक्षम होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और इसकी रेंज भी ध्यान रखिएगा। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। मतलब इतनी ऊंचाई पर अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको ये ट्रैक कर सकता है। सेकेंड चीज, इसमें होगी एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की फैसिलिटी, और टेलीस्कोप के माध्यम से आप जानते हैं क्या करते हैं, हम सर्विलांस करने का काम करते हैं। इसके बाद एक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट होगी, जहां पर इस टेलीस्कोप के माध्यम से जो भी डेटा आ रहा होगा उसको प्रोसेस करने का काम किया जाएगा। और नेक्स्ट होगा स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जहां पर किसी भी सिचुएशन को हम यहां पर कंट्रोल करेंगे। लाइक डेब्रिस अगर कोई टकराने वाला होगा हमारे सैटेलाइट से, तो इन सारे सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस करना, ये सारा इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद स्पेस डेब्रिस की बात करें तो स्पेस डेब्रिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिए थे। लॉन्च व्हीकल हो गया, आपका कोई सैटेलाइट हो गया, डेड सैटेलाइट या फिर डिफंक्ट सैटेलाइट। इसमें आपके और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिशन के थ्रू जो आप टेस्ट करते हैं किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें स्पेस डेब्रिस के रूप में एटमॉस्फेयर में उपस्थित रहती हैं। ये डेब्रिस बहुत तेज गति से स्पेस में घूम रहा होता है, और इसकी स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर होती है, जो बहुत तेज है। और ऐसे में ये अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जहां पर हमारे बहुत सारे सैटेलाइट रखे हुए हैं, तो आप गंभीरता को इस एक पॉइंट से समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर छोटा टुकड़ा, सोचिए 1 सेंटीमीटर कितना कम होता है, लेकिन अगर वो 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा भी हमारे किसी सैटेलाइट को पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। सोचिए कितना खतरनाक यहाँ पर ये डेब्रिस होता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट नेत्रा था। इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और इसके बारे में, इसरो के द्वारा ये बताया गया है कि इन फ्यूचर जो स्पेस डेब्रिस है उसके वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा प्रगति आने वाली है, क्योंकि देखिए सारी जो कंपनीज हैं, लाइक प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी स्पेस की दौड़ में आने वाली हैं, और उनके द्वारा कितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया जाए स्पेस में, इसको लेकर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। सो इसलिए प्रोजेक्ट नेत्रा काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। और 2021 में एक इन्फॉर्मेशन और है, ऐसा देखा गया था कि जो ऑब्जेक्ट टू लॉन्च रेशियो है, मतलब हमने जितने भी लॉन्च किए हैं 2021 में, उसमें सक्सेसफुल तरीके से अपने ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट नेत्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट मोन्स। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि नासा के न्यू होराइजन प्रोब के द्वारा रिसेंटली प्लूटो पर कुछ न्यू फाइंडिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। अब ये न्यू फाइंडिंग समझिए इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए, न्यू फाइंडिंग्स में पहले तो ये बताया गया है कि प्लूटो के सरफेस पर आइसी लावा का फ्लो हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ पर भी लावा का फ्लो हो रहा है, बट वो एक्चुअल में बहुत हॉट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लावा है वो काफ़ी आइसी है, और इसने प्लूटो के सरफेस को काफ़ी हद तक घेर लिया है। इसके अलावा नासा के न्यू होराइजन प्रोब ने एक माउंटेनियस फीचर को भी हाईलाइट किया है, जिसका नाम रखा गया है राइट मोन्स। तो ये जो टॉपिक हम राइट मोन्स डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली एक माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद ये एकमात्र ऐसा प्रोब है नासा का जो कि प्लूटो तक पहुंचा है। इसके अलावा किसी भी स्पेस एजेंसी ने प्लूटो तक अपने मिशन को नहीं भेजा है, और इसको लगभग जुलाई में इस पर भेजा गया था। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने बता दिया है कि ये माउंटेन की तरह संरचना है। उसके बाद साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि राइट मोन्स बेसिकली एक माउंटेन ही नहीं है, ये एक वॉल्केनो है।
सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टर्म राइट मोन्स हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूविट जे 2022। अब यूविट जे 2022 न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया के एस्ट्रोनोमर ने एक फेंट गैलेक्सी को रिसेंटली फाइंड किया है और इस फेंट गैलेक्सी का नाम ही रखा गया है यूविट जे 2022। अब ये जो फेंट गैलेक्सी है इसको हिंदी में कहते हैं काफ़ी धीमी दिखने वाली गैलेक्सी, यानी कि इसका जो प्रकाश है वो काफ़ी कम होता है। अब ये जो न्यू गैलेक्सी है ये कहाँ पर फाइंड की गई है, तो मिल्की वे के पड़ोस में फाइंड की गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ये 136 मिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस है। एक्चुअल में तो काफ़ी होती है, बट मिल्की वे यदि हम गैलेक्सीज के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये डिस्टेंस काफ़ी कम है। उसके बाद इसको अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया था? डिटेक्ट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेंट है और इसके आसपास की जो गैलेक्सीज हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, तो उन ब्राइट गैलेक्सीज की वजह से ये दिख नहीं पा रही थी, लेकिन अभी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। अब ये इतनी ज़्यादा फेंट है कि इसके आसपास का जो नाइट स्काई होता है, जो इसके सराउंडिंग का स्काई है, उससे ये 10 टाइम्स फेंटर है, 10 टाइम्स कम चमकती है ये, इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल था। फेंट गैलेक्सीज क्या होती हैं? फेंट गैलेक्सीज को हम कुछ अदर नाम से भी जानते हैं, लाइक लो सरफेस ब्राइटनेस गैलेक्सी या फिर अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी। और इसका जो आपका कह सकते हैं कि इसकी जो चमक होती है वो सराउंडिंग नाइट स्काई से 10 टाइम्स कम होती है। ओके, अब यहाँ फेंट गैलेक्सीज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे पूरे यूनिवर्स का लगभग 15% ऑफ द वेट जो है वो इन्हीं गैलेक्सीज से बना हुआ है, बट इनको रिकॉग्नाइज करना हार्ड हो जाता है क्योंकि इनकी चमक बहुत कम होती है। तो ये था आपका यूविट जे 2022। नेक्स्ट इज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सी है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी सक्सेसफुली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और ये एक मिसाइल सिस्टम है। ओके, और इसको टेस्ट किया गया है ओडिशा के चांदीपुर नामक स्थान से। अब SFDR होता क्या है? ये एक मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम है। सर व्हाट डू यू मीन बाय मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम? मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम का मतलब होता है रॉकेट को थर्स्ट देने वाला सिस्टम, जिससे कि रॉकेट लिफ्ट ऑफ हो सके। क्योंकि ये मिसाइल में यूज किया जाएगा इसलिए मिसाइल को लिफ्ट ऑफ करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है DRDO ने। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि हम एम की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हमने क्यों टेस्ट किया है, तो हमारी जो फ्यूचर में लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होगी उसके डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए हमने इस चीज को टेस्ट किया है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसमें सॉलिड फ्यूल एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन का यूज किया जाता है। सॉलिड फ्यूल के बारे में आपको बता ही चुका हूं। हमने अभी जब विकास इंजन डिस्कस किया था तो लिक्विड फ्यूल की बात की थी, हमने सॉलिड फ्यूल की बात भी पहले कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन को समझिए। रैमजेट इंजन का मतलब होता है कि ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, जैसे ये फ्लाइट हमने देखी ये उड़ रही है तो इसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं रखे हुए हैं। ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वहां से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए अपने फ्यूल को बर्न करेगा। सो ये होता है रैमजेट इंजन। और चूंकि रैमजेट इंजन में आपके सिलेंडर्स नहीं रखे जाते हैं, ऑक्सीडाइजर्स नहीं रखे जाते हैं, इसका वेट काफ़ी कम हो जाता है और वेट कम होने की वजह से हम इसमें ज़्यादा फ्यूल रख सकते हैं। और अगर इसमें ज़्यादा फ्यूल रखा जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी दूरी तय करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट थिंग जो आपको यहां ध्यान रखना है वो है इसका सिग्निफिकेंस। और सिग्निफिकेंस में ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल हो जाती है, इसलिए ये दूर से आने वाली किसी भी मिसाइल को लॉन्ग रेंज पर ही इंटरसेप्ट कर सकती है, उसे समाप्त कर सकती है। इंटरसेप्शन का मतलब होता है लाइक एक मिसाइल यहां से आ रही है और इस टेरिटरी पर हिट करने वाली है, तो आप क्या करेंगे? अपनी टेरिटरी से एक मिसाइल को लॉन्च करके इसे लॉन्ग डिस्टेंस पर यहां पर ही इंटरसेप्ट कर देंगे। ओके, तो जब यहाँ हमने इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, इसमें ऑक्सीडाइजर रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इससे ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट, ऐसी एयर टू एयर मिसाइल जिसमें SFDR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, उनकी रेंज लॉन्ग हो जाती है। ये सब बात हम कर चुके हैं। इसके बाद जो इनकी
स्पीड रहती है उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। तो बहुत तेज गति से ये वार करने में सक्षम होती हैं। इसकी मैनोवरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैनोवरेबिलिटी का मतलब होता है कि इनको काफ़ी आसानी से मूव किया जा सकता है, और इनके तेज गति के कारण ही अगर कोई स्पेसक्राफ्ट हमारी टेरिटरी में एंटर करता है तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं रह जाते। तो ये है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। नेक्स्ट इज यूरोपा। सर यूरोपा न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर्स ने ऐसा क्लेम किया है कि जुपिटर का एक मून जिसका नाम है यूरोपा, वहां पर एक स्ट्रक्चर है डबल रिज नाम का, और इस स्ट्रक्चर के नीचे बहुत सारा पानी की उपस्थिति हो सकती है। ये रिसर्चर्स क्लेम कर रहे हैं। अब यूरोपा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये कुछ कुछ अर्थ के मून के बराबर ही होता है, लेकिन उससे बहुत छोटा है। पहली इंफॉर्मेशन आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां पर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर काफी पतला होता है, गहन ऑक्सीजन नहीं है यहां, और इसका जो डायमीटर है वो अर्थ की तुलना में हालांकि बहुत छोटा है, इवन 1/4 का ही डायमीटर है, बट स्टिल यहां पर जो पानी की मात्रा है वो अर्थ के सभी ओशन की तुलना में लगभग 2 गुनी है। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग फैक्ट? तो ये 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यूरोपा के बारे में ध्यान रखनी है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है आपसे कि यूरोपा रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नासा यहाँ एक मिशन प्लान भी कर रहा है। 2024 में इस मिशन को ये भेजेंगे। इसका नाम रखा है इन्होंने यूरोपा क्लिपर। इस मिशन में यहाँ पर जो ऑर्बिट होगा, जो जुपिटर के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमने का काम करेगा, ऑर्बिटर एक। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे रिवॉल्यूशंस किए जाएंगे, तो ये यूरोपा के पास से भी गुजरेगा, और यूरोपा के पास से गुजरते हुए इस मिशन के द्वारा या फिर कहें इस ऑर्बिटर के द्वारा यूरोपा के एटमॉस्फेयर, सरफेस और इसके इंटीरियर का अध्ययन किया जाएगा। देखिए पानी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस प्रकार के मिशंस को प्लान करते हैं। तो ये टॉपिक था यूरोपा। नेक्स्ट टॉपिक इज गगन। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिगो के द्वारा ऑपरेटेड एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है ATR 72600, इस एयरक्राफ्ट के द्वारा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई है, और इसको गाइड किया गया है गगन के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। सर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है या फिर लैंड करता है तो उसको गाइड करने की आवश्यकता होती है। लाइक मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस से कितनी ऊंचाई पर इस एयरप्लेन को रहना है, कब लैंड करना है, कितने हाइट पर आना पड़ेगा आपको लैंड करने के लिए, सेफ है लैंडिंग की नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एयरक्राफ्ट के साथ शेयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए कोई ना कोई नेविगेशन सैटेलाइट तो काम कर ही रहा होगा, तो इसे हम गगन कहते हैं, ठीक है, इंडिया में। अब ये किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और इस सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से अभी केवल इंडियन ओशन रीजन, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में एविएशन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन हम चाहें तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज में। अब 2-3 बातें ध्यान रखिएगा कि ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। प्राइमरली इसको हमने डिजाइन तो किया था सिर्फ एविएशन के लिए, मतलब विमानन क्षेत्र के लिए किया था, लेकिन इससे अदर भी एप्लीकेशन हो सकते हैं गगन के। अब ये एप्लीकेशन आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है आपको एप्लीकेशन पर। सो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इससे आप इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जब आप विमान को गाइड कर सकते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन को भी तो गाइड कर सकते हैं ना। उसी तरीके से मैरीटाइम, हाईवे, रेलवे, सिक्योरिटी एजेंसी, टेलीकॉम, इन सभी जगह पर आप गगन को यूज कर सकते हैं। गगन की वर्किंग कैसे होती है? तो यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड स्टेशन हमने स्थापित किए हुए हैं अलग अलग जगह पर, लाइक दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु, जम्मू एंड पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर जो बेंगलुरु है इसका मेन हेड सेंटर है जहां पर सारे सिग्नल्स को कलेक्ट किया जाता है, और उसमें कोई भी अगर एरर होता है तो उस एरर को सही किया जाता है। सो ये हो गया गगन। इसके बाद एक दो और चीज ध्यान रखनी है आपको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका कवरेज एरिया कितना है? तो ये अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक का कवरेज रखता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भारत में ज्यादा है, इसीलिए हम इसको फ्यूचर में कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका गगन टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सियोम 1 मिशन। सर एक्सियोम 1 मिशन क्या है और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कुछ प्राइवेट मिशन को भेजा गया है, मतलब प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है, और इस मिशन को नाम दिया गया है एक्सियोम 1।
अब ये मिशन भेजा किसने है? ये अमेरिका बेस्ड एक कंपनी ने भेजा है जिसका नाम एक्सियोम स्पेस है, और उन्होंने अपनी ही कंपनी के नाम पर एक्सियोम 1 मिशन इसका नाम रखा है। 1 इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। उसके बाद इसमें सारे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट होंगे और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर अपनी कुछ कॉमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो उसके बाद अगर बात करें पर्पस की, तो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर घूमने के लिए नहीं गए हैं। ये लगभग 1 वीक या उससे ज़्यादा इस स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, वहाँ पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, आउटरीच करेंगे। आउटरीच मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आकर कुछ गतिविधियां करेंगे, कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ये करेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंस हो जाता है इसका मेकिंग स्पेस ट्रेवल मोर कॉमर्शियली अवेलेबल। देखिए, हम ये चाहते हैं कि सिर्फ साइंटिस्ट ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर काम ना करें। अगर उनको कोई कॉमर्शियल सर्विस की जरूरत है तो हम प्राइवेटली भी कुछ एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर उन्हें कॉमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि रिसर्च को और बेटर किया जा सके। उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। स्पेस के अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना, ह्यूमन बॉडी की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना, और स्पेस में कुछ अदर रिसर्च को कंडक्ट करना। ये आपका टॉपिक यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज Hayabusa 2 probe, and it is very very important and interesting. Hayabusa 2 प्रोब क्या है? इसे बेसिकली एस्टेरॉइड रायगू के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था, और रिसेंटली इसने 5.4 ग्राम ऑफ रॉक एंड डस्ट को कलेक्ट करके पृथ्वी पर ये लेकर आ गया है। सो अब यहाँ पर आप काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देख सकते हैं। पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में, और 6 ईयर का ये लगभग इसका टेन्योर रखा गया था। उसके बाद 2018 में ये रायगू तक पहुंच गया था, मतलब जिस एस्टेरॉइड पर हमें इसको भेजना था ये वहां पर पहुंच गया था। और पहुंचने के बाद इसने वहां 2 रोवर को डिप्लॉय किया। सर, रोवर का मतलब क्या होता है? रोवर का मतलब होता है एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये 2 रोवर को इस पर इसने लैंड कराया, और एक स्मॉल लैंडर को भी लैंड कराया। लैंडर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये सिर्फ लैंड करेगा और जिस प्लेस पर ये लैंड करेगा वहीं पर पड़ा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग, 2019 में इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा एक इम्पैक्टर को गिराया गया था। सर, इम्पैक्टर एक टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इम्पैक्टर का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाइक ये कोई एस्टेरॉइड या प्लैनेट है, इसके कुछ ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है। अब इस ऑर्बिट में आप क्या करते हैं? आप अपने स्पेसक्राफ्ट को प्लेस कर देते हैं, फिर ये स्पेसक्राफ्ट इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? यहां पर से एक इम्पैक्टर निकलेगा, और इम्पैक्टर यहां सरफेस पर आकर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। नाम ही रखा गया है इम्पैक्टर। तो सरफेस पर जब ये बहुत तेजी से गिरेगा तो यहां पर कुछ मटेरियल उड़ेगा, है ना, बहुत तेजी से इस पर इम्पैक्ट होगा, यहां कैटर बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा। तो उसी कैटर से जो मटेरियल बाहर आएगा उस मटेरियल को कलेक्ट करने का काम हायाबुसा के द्वारा किया जाएगा, और फिर कलेक्शन के द्वारा एक छोटा सा कैप्सूल होता है। कैप्सूल का मतलब होता है लाइक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ही होता है ये। ओके, तो इसके द्वारा यहां पर जो भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वो इसको पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा, और 2020 में ये सैंपल को कलेक्ट करके ऑस्ट्रेलिया के साउथ पार्ट में लैंड कर गया था सक्सेसफुल तरीके से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया। उसके बाद जब इसकी स्टडी की गई तो स्टडी से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम हायाबुसा 2 प्रोब के माध्यम से रायगू नामक एस्टेरॉइड से मटेरियल को पृथ्वी पर ला सकते हैं, तो हम वाटर और अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो काफी सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम अदर प्लैनेट से पृथ्वी पर लेकर आ सकते हैं। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक हो जाता है। उसके बाद एस्टेरॉइड पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एस्टेरॉइड पर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो एस्टेरॉइड बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब ये चट्टानें होती हैं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं प्लैनेट की भांति ही, लेकिन ये प्लैनेट से काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो हम इसको माइनर प्लैनेट भी कभी कभी कह देते हैं। इसको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होते हैं एस्टेरॉइड जो कि आपको मार्स और जुपिटर के बीच देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं ट्रोजन। सर, ट्रोजन क्या होते हैं? इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका सन है, सन के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट हैं जिसमें अर्थ और अदर प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। सो अगर कोई भी एस्टेरॉइड किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में उपस्थित है और उसमें घूम रहा है तो इसको हम कहेंगे ट्रोजन। तो मान लीजिए ये लाइक आपका जुपिटर हो गया, ठीक है। अब जुपिटर के ही ऑर्बिट में यदि कुछ और एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं तो इन सभी एस्टेरॉइड्स को हम क्या कह देंगे? ट्रोजन कह देंगे, सिंपल। उसके बाद नियर अर्थ एस्टेरॉइड, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे एस्टेरॉइड जो अर्थ के काफी ज्यादा क्लोज हो, तो इसको नियर
अर्थ एस्टेरॉइड कहते हैं। कुछ होते हैं पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड। पोटेंशियली हैजार्डस, इसका भी नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये ऐसे हैं जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं पृथ्वी पर। ओके, तो ये हो गया आपके एस्टेरॉइड्स। तो ये टॉपिक यहां फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोफिया टेलीस्कोप। सर न्यूज में क्यों है? क्योंकि नासा ने रिसेंटली सोफिया टेलीस्कोप को शट डाउन करने का फैसला किया है। अब ये टेलीस्कोप अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बेस्ड टेलीस्कोप है और ये लगभग 2.7 मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। मतलब इसमें इंफ्रारेड को यूज किया जाएगा जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको करने के लिए। और ये किस विमान में रखा गया है? ये बोइंग 747 SP विमान के अंतर्गत रखा गया है और ये एयरप्लेन लगभग 38,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर घूमता है। उसके बाद सोफिया का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। सोफिया का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये कोलैबोरेशन किस किस का है? तो नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का ये कोलैबोरेशन है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ पर्पस की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं ना, कोई टेलीस्कोप का पर्पस क्या होता है? जो भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसको स्टडी करना। तो ये इन ऑब्जेक्ट को इंफ्रारेड वेवलेंथ के थ्रू जो है ऑब्जर्व करने का काम करेगा। उसके बाद स्टार फॉर्मेशन को देखना, किस तरीके से ये बन रहे हैं। जो बहुत सारा डस्ट का क्लाउड होता है या फिर गैस का क्लाउड होता है उससे किस प्रकार तारों का फॉर्मेशन होता है, इन सारी चीजों को देखना इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद एक इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लाइंग टेलीस्कोप है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लाइंग टेलीस्कोप और दूसरा सबसे एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स मिशन है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करें इस टेलीस्कोप के द्वारा, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कवरी क्या की गई है? वाटर ऑन मून। 2020 में इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया है मून के सरफेस पर और ये सन फेसिंग साइड पर डिटेक्ट किया गया है। मतलब मून का ऐसा साइड जो हमेशा सन के साथ आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जिसको आप पृथ्वी पर देखते हैं उसी फेसिंग साइड पर यहां इन्होंने इस मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया है। और किस कैटर में इन्होंने फाइंड किया है? तो कैल्वियस कैटर नाम का एक गड्ढा है, उसमें इन्होंने H2O मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया है। उसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने पहली बार यूनिवर्स में हीलियम हाइड्राइड को फाइंड किया है। हीलियम हाइड्राइड को फाइंड किया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जुपिटर का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न होता है उसको भी इसने रिकॉग्नाइज किया है। जैसे आपने अर्थ में तो पढ़ा ही होगा, अर्थ का जो पैटर्न होता है, आपने पछुआ पवन पढ़ी होंगी, आपने वेस्टर्लीज पढ़ी होंगी, ईस्टर्लीज पढ़ी होंगी। तो ये सारी ही जो आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है अर्थ का, उसी तरीके से इस टेलीस्कोप ने जुपिटर के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को स्टडी किया है। ओके, तो ये सारे इसके जो है सिग्निफिकेंस हो जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट स्टडीज हो जाती हैं। तो ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ही इसको लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से जो भी इमेजेस ली गई हैं नासा ने उसको अनवील कर दिया है। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली एक गैलेक्सी क्लस्टर की इमेज इसने प्रोवाइड की है। अब ये गैलेक्सी का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर है वो आपको ध्यान रखनी है। अब ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन है किस किस के बीच? नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो 3 स्पेस एजेंसी का ये कोलैबोरेशन है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिप्लेस करेगा। सो अभी हम बात करें सबसे पावरफुल जो टेलीस्कोप मौजूद है स्पेस में वो है हबल स्पेस टेलीस्कोप और इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से। सो अब ये मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप बन गया है। कोई भी टेलीस्कोप इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है अभी तक। उसके बाद ये स्टडी क्या क्या करेगा? अगेन सर टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी को देखना, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स को देखना, उसके बाद जो पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट हैं, मतलब ऐसे प्लैनेट्स जिस पर ह्यूमन निवास कर सकते हैं, उनके एटमॉस्फेयर का एक सिस्टमेटिक अध्ययन करना भी इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है। सो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक इतना ही, इसमें आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन है, बट जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो आई थिंक आपको उड़ान 500 की पीडीएफ भी टेलीग्राम में फ्री प्रोवाइड की जाएगी। सो आप उसको स्टडी कर लीजिएगा तो आपके ये टॉपिक्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें जो दी हुई है वो आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट इज मार्स क्वेक।
सर मार्स क्वेक क्या है? नासा ने एक मिशन भेजा था इनसाइट नाम का, और ये मिशन भेजा गया था मार्स पर। और मार्स पर जब इसने लैंडिंग की तो लैंडिंग के बाद से बहुत सारी डिस्कवरीज के माध्यम से की गई हैं, और रिसेंटली इस लैंडर के द्वारा एक लार्जेस्ट क्वेक को डिटेक्ट किया गया है। आपने अभी तक अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा, तो अर्थ पर जो क्वेक आता है, जो कंपन होता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। इसलिए मार्स पर जो क्वेक आएगा, वहां जो कंपन होगा, उसको हम मार्स क्वेक कह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी अदर प्लेनेट पर अभी तक इतने बड़े अमाउंट में इस क्वेक को नहीं देखा गया है, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब देखिए, अर्थ पर जो कंपन हो रहा होता है या फिर क्वेक आ रहा होता है, वो टेक्टोनिक प्लेट में शिफ्ट होने की वजह से आ रहा होता है, लेकिन मार्स पर तो टेक्टोनिक प्लेट है ही नहीं, तो ऐसे में वहां कंपन क्यों हो रहा है? वहां कंपन होता है बेसिकली स्ट्रेस की वजह से। और जब भी रॉक्स पर आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो रॉक्स में फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें हिंदी में कहें तो भ्रंश बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्वेक्स तो जरूर आएंगे ही आएंगे, तो ये इसका रीजन हो जाता है। उसके बाद ये बहुत बड़ा क्वेक था, इसीलिए इसको हम मॉन्स्टर क्वेक का भी नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट चीज, इनसाइट मिशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का एक पार्ट है। डिस्कवरी प्रोग्राम के अंतर्गत इनके बहुत सारे मिशन आते हैं, जिसमें एक सिग्निफिकेंट मिशन है इनसाइट। अब ये एक पहला ऐसा मिशन है जो मार्शियन सरफेस के नीचे का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए मार्स की सरफेस है, इसके नीचे क्या क्या चीजें हैं उसका अध्ययन करने वाला ये एक पहला मिशन है। उसके बाद ये इंटीरियर का अध्ययन करेगा, इसमें जो हीट है उसका अध्ययन करेगा, यहाँ जो क्वेक्स आ रहे हैं उनका अध्ययन करेगा। इसके बाद जो सीज्मिक वेव जनरेट होती है ना, अब देखिए इंटीरियर का अध्ययन कैसे करता है ये। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो पृथ्वी का इंटीरियर है उसके अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होगी, तो लिखे होंगे बहुत सारे तरीके कि आप एस्टेरॉइड के अध्ययन से पृथ्वी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के गहराई में जाकर जो चट्टान लेकर आएंगे, जो रॉक्स लेकर आएंगे अर्थ की, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। आप लावा के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। और एक वहां पर इंपॉर्टेंट होता है अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, इन वेव्स के थ्रू भी आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। सो ये तो मार्स क्वेक आप देख रहे हैं, मार्स क्वेक की स्टडी भी सेम मैनर में की जाएगी। जो भी सीज्मिक वेव यहां जनरेट हो रही है मार्स पर, उसी के थ्रू ये रोवर क्या करेगा, इस प्लेनेट के इंटीरियर को मैप करने की कोशिश करेगा, जैसे कि पृथ्वी पर किया जाता है। सो काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पर जो रॉकी प्लैनेट्स होते हैं पृथ्वी की तरह, अदर रॉकी प्लैनेट्स, या फिर हम कहें मार्स किस तरीके से बना हुआ है, इसकी स्टडी करना। क्योंकि यदि आप मार्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो अदर प्लैनेट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद मार्स के बारे में बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन ये जुटाएगा, जैसे पल्स, जो भी यहाँ सीज्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनका अध्ययन करना, टेम्परेचर का अध्ययन करना। उसके बाद रिफ्लेक्सेस का अध्ययन करना। ठीक है, रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है जो सडन मूवमेंट हो जाता है किसी भी स्थान पर। मान लीजिए यहाँ मार्स पर अगर सडन मूवमेंट हो रहा है कुछ, तो उसका अध्ययन करना रिफ्लेक्सेस कहलाता है। तो ये सारी स्टडी इसके द्वारा की जाएंगी। तो ये टॉपिक आपका यहां पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसरो ने रिसेंटली HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर को टेस्ट किया है, और ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर हमारे इंपॉर्टेंट मिशन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि एक गगनयान मिशन है, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट मिशन होने वाला है। तो ऐसे में इन मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमें कुछ सॉलिड रॉकेट बूस्टर की आवश्यकता होगी। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से 2-3 फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये कि ये सॉलिड फ्यूल को यूज करेगा, मतलब इसमें सॉलिड फ्यूल है। और उसके बाद ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर होगा। अभी तक हम यदि सॉलिड रॉकेट बूस्टर की बात करें तो यूएसए का बूस्टर नंबर 1 पर आता है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट बूस्टर है वो है इंडिया का डिजाइंड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, और इसको डिजाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा तिरुवनंतपुरम में, और लगभग 2 साल से ज्यादा का समय इसमें लगा है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम यूज करेंगे GSLV-3 जैसे रॉकेट्स में। लाइक आप जानते हैं कि हम गगनयान मिशन सेंड करने वाले हैं, 2023 में इसको प्लान किया गया है। तो ऐसे में अब गगनयान मिशन के लिए काफी ज्यादा हैवी मिशन ये होने वाला है, तो हमें एडिशनल थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, एडिशनल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम इस पूरे रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करा सकें।
क्योंकि देखिए यहां पर जब हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे तो इस मिशन का जो टोटल वेट है वो ज्यादा रहने वाला है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि 3 एस्ट्रोनॉट के बैठने की वजह से इसका वजन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वजन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि 3 एस्ट्रोनॉट की लाइफ को सपोर्ट देने के लिए जो सिस्टम्स इसमें यूज किए जाएंगे, जो डिवाइसेस इसमें यूज किए जाएंगे, वो काफी ज्यादा हैवी होंगे। तो इसलिए हमें GSLV Mk3 में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और इसीलिए हमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर की आवश्यकता है ताकि हम हैवी वेट को उठाकर ले जा सकें। तो ये जो आपका मिशन है गगनयान, इसमें 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर होंगे, एक आप यहां पर देख सकते हैं और दूसरा यहां पर देख सकते हैं। अब ये काफी सिग्निफिकेंट होगा, ये एक मेजर माइलस्टोन होगा इंडिया के लिए अगर हम इस मिशन को सक्सेसफुल कर लेते हैं तो, और सॉलिड रॉकेट बूस्टर की भी टेस्टिंग साथ में यहां पर हो जाएगी। उसके बाद ये आगे के कुछ मिशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लाइक इंडिया जो है अपना स्पेस स्टेशन भी बनाना चाहता है, तो ऐसे बड़े बड़े मिशंस के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गगनयान मिशन पर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। 3 एस्ट्रोनॉट को यहां पर भेजा जाएगा और कम से कम 7 दिन तक ये स्पेस में कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ अध्ययन करने का काम करेंगे और GSLV के द्वारा यहां पर इस मिशन को सक्सेसफुली प्लेस किया जाएगा। यदि कंपोनेंट्स की बात करें तो इस पूरे के पूरे मिशन में एक ऑर्बिटल मॉड्यूल रहने वाला है और इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट है सर। एक पार्ट तो हो गया सर्विस मॉड्यूल और दूसरा हो गया क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का मतलब है कि रॉकेट के अंदर जो भी प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, मतलब जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं, वो इसमें रखा जाएगा। और क्रू मॉड्यूल के अंतर्गत जो हम 3 एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाले हैं उन एस्ट्रोनॉट्स को यहां पर भेजा जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इसके मॉड्यूल्स हो गए। अब यहां पर इस मिशन को हम कहां स्थापित करने वाले हैं, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया जाएगा। और शुरू में हम अपने सीधे एस्ट्रोनॉट्स को इसके माध्यम से नहीं भेजने वाले हैं, हम इसको टेस्ट फ्लाइट के रूप में पहले कंडक्ट करेंगे और इसमें हम व्योम मित्र को सेंड करेंगे। व्योम मित्र एक ह्यूमैनॉइड है, मतलब ह्यूमन प्लस एंड्रॉइड का मिक्सचर है, लाइक एक रोबोट है ये। और इस रोबोट के माध्यम से हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर जो फ्लाइट की इंफॉर्मेशन है वो ग्राउंड पर शेयर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, सक्सेसफुल यहाँ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कंडक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीजों को हम टेस्ट करने के लिए इस मिशन को पहले भेजेंगे। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज चंद्रयान 3 सॉरी। अब ये अगेन आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मिशन को शेड्यूल कर दिया गया है अगस्त 2023 के लिए और इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये चंद्रयान 3 है, मतलब यहां पर ऑलरेडी चंद्रमा के लिए 2 मिशन भेजे जा चुके हैं। एक तो 2008 में भेजा गया था चंद्रयान फर्स्ट, और सेकंड वाले मिशन को 2019 में भेजा गया था। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार, आई थिंक 2019 ही है। ठीक है, तो आई थिंक 20 भी हो सकता है, बट चेक कर लीजिएगा बार। ओके, मैं थोड़ा सा मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो ये चंद्रयान 3 मिशन होगा हमारा। चंद्रयान 3 एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसमें एक रोवर एंड लैंडर को रखा जाएगा। अब इन चीजों को आप समझें कि ये चंद्रयान 2 से किस प्रकार कनेक्टेड है और उसका अगला वर्जन होने वाला है। देखिए यहां पर मान लीजिए आपकी अर्थ है और यहां पर है मून, और मून का एक ऑर्बिट है। ठीक है, सो दिस इज ऑर्बिट। अब जब हमने चंद्रयान 2 मिशन को सेंड किया था तो चंद्रयान 2 मिशन में क्या क्या रखा गया था, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था, प्लस एक रोवर था। तो चंद्रयान मिशन जब भेजा गया था सेकंड मिशन, तो यहां पर जो स्थापित हुआ चंद्रमा के ऑर्बिट में उसको हम कहते हैं ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के साथ 2 चीजें रखी गई थी, लैंडर, लैंडर का मतलब है जो मून के सरफेस पर लैंड करने का काम करेगा, और साथ में यहां पर स्थापित था एक रोवर जो कि मूवमेंट करने का काम करेगा, मून की सरफेस पर ये चलेगा, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। अब जब हमने ये मिशन भेजा था चंद्रयान 2, तो इसमें हमारा ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गया था, लेकिन जो हमारा लैंडर एंड रोवर का मिशन था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए अब जो चंद्रयान 3 मिशन प्लान किया गया है, चंद्रयान 3 मिशन प्लान किया गया है, इस मिशन के अंतर्गत हम ऑर्बिटर नहीं भेजने वाले हैं, क्योंकि ऑर्बिटर तो हमने अभी ही भेजा है 2019 में। तो ऐसे में ऑर्बिटर जब हमारा सही तरीके से काम कर रहा है तो दोबारा से भेजने की क्या आवश्यकता है। ओके, तो हम यहां पर केवल लैंडर प्लस रोवर को रखने वाले हैं जो कि मून की सरफेस पर लैंड करेगा और वहां पर मूवमेंट करेगा। आई होप कि आपको अब चंद्रयान 3 सही तरीके से क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद यहां पर साइंटिस्ट को बिलीव है कि बेसिकली चंद्रयान 3 जो है वो मून के डार्क वाले पार्ट का अध्ययन करेगा जहां पर लाइट नहीं पड़ती है। लाइक आप अगर अर्थ से मून को देखते हैं तो एक चमकदार सतह आपको दिखाई देती है जहां पर लाइट पड़ती है, लेकिन इसका जो डार्क वाला पार्ट है वहां पर लाइट नहीं दिखाई देती। तो उस पार्ट में साइंटिस्ट को ऐसा भरोसा है कि वहां पर आइस मिल सकती है और साथ में अबंडेंट ऑफ मटेरियल मिल सकते हैं वहां मिनरल्स बहुत सारे मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये केवल सरफेस का ही अध्ययन नहीं करेगा, केवल मून के सरफेस को ही स्टडी नहीं करेगा, बल्कि इसके सब सरफेस और एक्सोस्फीयर को भी स्टडी करेगा। एक्सोस्फीयर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, लाइक अर्थ के एटमॉस्फेयर के जैसे अलग अलग स्फीयर्स होते हैं, लाइक ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, उसी तरीके से यहां पर भी कुछ स्फीयर्स हैं और जो एक्सोस्फीयर है मतलब इसके वायुमंडल का बाह्य आवरण, उसी को ये अध्ययन करने का काम करेगा। तो सरफेस के साथ साथ एक्सोस्फीयर का भी अध्ययन इसमें रखा गया है। अब इसके डिजाइन में जो हम लैंडर भेजने वाले हैं वहां पर 4 थ्रोटलेबल इंजन रखे गए हैं। थ्रोटलेबल इंजन का मतलब होता है थ्रस्ट को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि जब लैंडर करीब करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून पर लैंड करेगा तो उसकी क्रैश लैंडिंग हो सकती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे में आपको उस वेलोसिटी को कम करने के लिए, थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। तो हमने यहां थ्रोटेबल इंजन का यूज किया है। उसके बाद आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए कि कितनी वेलोसिटी से ये जा रहा है, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहां लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर का भी प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये मिशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज वीनस। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसरो अब प्लान कर रहा है कि हम एक मिशन शुक्रयान के नाम से वीनस पर भी भेजने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी चंद्रमा और मार्स पर एक मिशन भेजा हुआ है। तो अब उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। ओके, अब इसके द्वारा स्टडी क्या क्या की जाएगी, जो हमारा ये वीनस ग्रह है इसकी सरफेस किस प्रकार की है और इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड बना हुआ है, इस क्लाउड के अंदर क्या क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, इन सभी को अनवील करने का काम करेगा हमारा शुक्रयान मिशन। तो इसका नाम रखा गया है एक रोमन गोडेस के ऊपर, जो लव एंड ब्यूटी की गोडेस मानी जाती हैं। उसके बाद ये हमारे अगर वीनस की बात करें तो ये हमारे टोटल सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है। ओके, तो सन के अराउंड दूसरे नंबर पर ये घूमता है। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है, इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके, उसके बाद ये आपको सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मून के बाद दूसरी सबसे चमकदार चीज जो आपको दिखाई देगी वो वीनस ही होगा। उसके बाद यदि हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो वीनस और यूरेनस दो ही ऐसे उपग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। बाकी सभी मून के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। सो इनका जो डायरेक्शन होता है, लाइक अर्थ कैसे घूमती है, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, तब जबकि अगर हम वीनस की बात करें तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा अपने एक्सिस पे। ओके, तो मैंने अभी रोटेशन बोल दिया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वीनस पे जो दिन होता है वो एक साल से भी ज्यादा बड़ा होता है। यदि हम बात करें वीनस के रोटेशन की, मान लीजिए यहां पर सन है और ये वीनस का ऑर्बिट है, तो वीनस को एक ऑर्बिट पूरा करने में जो समय लगता है वो लगभग पृथ्वी के 224.7 दिन के बराबर होता है। ठीक है, और यदि हम इसके रोटेशन की बात करें, जो ये अपने एक्सिस पर मूव करता है, एक्सिस पर रोटेट करता है, लाइक अपने एक्सिस पर अर्थ 24 घंटे में रोटेट करती है, उसी तरीके से यदि हम वीनस की बात करें तो ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने में लगाता है 243 डेज। मतलब ये सन के चारों तरफ तो केवल 224 दिन में घूम रहा है, लेकिन अपने एक्सिस पर बहुत स्लो रोटेट कर रहा है, 243 दिन में रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद वीनस के मिशन की बात करें, कौन कौन से मिशन अभी तक भेजे गए हैं, तो यूएसए के द्वारा मैरिनर सीरीज के मिशन भेजे गए थे 1962 से 74 के बीच में। उसके अलावा पायोनियर वीनस 1, पायोनियर वीनस 2 दो मिशन भेजे गए थे और यूएसए के द्वारा 1978 एंड 89 में। नासा ने अभी 2 नए मिशन को भी प्लान किया है, जिसमें एक का नाम है दा विंसी प्लस। दा विंसी प्लस का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो ये एक दा विंसी मिशन है। उसके बाद वेरिटास एक मिशन और इन्होंने प्लान किया हुआ है। वेरिटास मिशन का फुल फॉर्म होगा वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये यूएसए के कुछ मिशन हैं। उसके बाद रशिया के मिशन की बात करें तो वेनेरा सीरीज के इन्होंने मिशन प्लान किए थे 1967 से 83 के बीच में। वेगास 1, वेगास 2 इसको 1985 में इन्होंने सेंड किया था, तो ये रशिया के मिशन है। जापान के मिशन की बात करें
तो अकात्सुकी इन्होंने मिशन भेजा था 2015 में। उसके बाद यूरोप का मिशन है वीनस एक्सप्रेस 2005 में इन्होंने सेंड किया था, और इंडिया का शुक्रयान मिशन है जो 2024 में सेंड किया जाना है, और ये वाला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक यहां फिनिश हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को सक्सेसफुली कमीशनड कर लिया गया है, और इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होने वाले हैं अक्टूबर से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसको स्थापित कहां किया गया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में इसको स्थापित किया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में रहता है, मतलब पड़ता है। और इसको आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में स्थापित किया गया है। निर्मित किसने किया है? तो निर्मित किया है इसको इंडिया, बेल्जियम और कनाडा ने ज्वाइंट रूप से। ओके, तो ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। अब यदि हम इसके फीचर की बात करें, इसके द्वारा क्या क्या किया जाएगा, तो कोई भी अगर टेलीस्कोप होता है वो क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है। तो स्काई का सर्वे करना, उसके बाद कुछ गैलेक्सीज का सर्वे करना, उनको ऑब्जर्व करना, अदर जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज होते हैं उनका अध्ययन करना। बट एक चीज आपको ध्यान देनी है कि ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, ये केवल ओवरहेड पासेज ऑब्जेक्ट को ही स्कैन करने का काम करता है। लाइक मान लीजिए कि यहां पर हमारा ये टेलीस्कोप रखा हुआ है, तो इसकी एक रेंज है कि ये स्काई में कहां से कहां तक देख सकता है। ठीक है, तो अब इस रेंज के ऊपर से जब भी कोई गैलेक्सी आएगी या फिर कोई स्टार आएगा तो उसको ये ऑब्जर्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको रोटेट करा रहे हैं या फिर ये लिक्विड टेलीस्कोप कहीं पर घूम रहा है। ये घूम नहीं रहा है, ये एक जगह पर स्थापित है, और इसके ऊपर से जो भी ऑब्जेक्ट पास होगा उसकी इमेजिंग करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। ओके, अब इमेजिंग करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें 4 मीटर डायमीटर का एक रोटेटिंग मिरर लगाया हुआ है, और ये मिरर लिक्विड मरकरी से बना हुआ है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, यदि ड्यूरेशन की बात करें तो इसका मिशन लगभग 5 इयर्स के लिए ये कंटिन्यू रहेगा, और इसमें डेली इमेजिंग की जाएगी जो भी यहां पर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से गुजरेंगे। लेकिन ये जून और अगस्त के मानसून मंथ में काम नहीं करता है। रीजन ये है कि हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो जुलाई और अगस्त के महीनों में ये ऑपरेट नहीं होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये, और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। तो ये सिग्निफिकेंट है। ऐसी चीजें भारत में भी बनाई जा रही हैं। उसके बाद इसके अलावा अगर हम देवस्थल में बात करें तो कुछ पहले से यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी रखी हुई हैं, टेलीस्कोप रखे हुए हैं, जैसे देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, उसके बाद देवास्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अच्छा, इसके बारे में बात करें देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट है। इसको 2016 में सेटअप किया गया था। तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज तियांगोंग स्पेस स्टेशन। नाम से ही पता लग रहा है तियांगोंग मतलब चाइना का होगा। तो ये चाइना का एक अपना स्पेस स्टेशन है। यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट वाला कुछ नहीं है। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा अराउंड 340 से 450 किलोमीटर की हाइट पर, और ये फुली ऑपरेटेड हो जाएगा 2022 तक, और आई थिंक ये हो भी चुका है। अभी इन्होंने लास्ट मॉड्यूल सेंड किया था, और उस मॉड्यूल को दिसंबर में सेंड करने के बाद ये ऑपरेट कर रहा है अब। उसके बाद यदि सिग्निफिकेंस की बात करें तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये चाइना का एक परमानेंट स्पेस स्टेशन होगा, और ये एक स्काई में आई की तरह काम करेगा। मतलब इसमें जो भी एस्ट्रोनॉट्स बैठे होंगे वो अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करेंगे, और वो अर्थ पर कोई भी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये चाइना को एक मेजर स्पेस पावर बनने में हेल्प करेगा 2030 तक। उसके बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रेप्लिकेट है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चाइना को एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया। ओके, तो ये होती है स्पिरिट। अगर आप उनको अलग करेंगे वो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, तो इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, हम भी इस रेस में मौजूद हैं। यदि बात करें तियांगोंग स्पेस स्टेशन की, तो मैंने ये बात बताई दी है कि चाइनीज का परमानेंट स्पेस स्टेशन होगा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में काफी ज्यादा छोटा है, रफली 1/5 होगा ये। उसके बाद इसमें टोटल 3 मॉड्यूल्स रहेंगे। इन मॉड्यूल्स का नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा। कोर मॉड्यूल है तियानहे। कोर मॉड्यूल का मतलब होता है ये जो कोर आपको दिखाई दे रही है, इस मॉड्यूल को हम कहते हैं तियानहे। उसके बाद 2 इसमें लैब मॉड्यूल रखे गए हैं। लैब मॉड्यूल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये 2 लैब मॉड्यूल हैं जिसका नाम रखा गया है वेंटियन एंड मैक्टियन। उसके बाद तियानहे मॉडल को 2021 में लॉन्च किया गया था। मतलब ये जो कोर वाला मॉडल है इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसको दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया है। ठीक है,
सॉरी, एक को अक्टूबर में, एक को दिसंबर में, इस तरीके से लॉन्च किया गया है। हालांकि आपको डेट याद रखनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अदर प्लान्ड मिशन की बात करें जो स्पेस स्टेशन के लिए मिशन है, तो एक लूनर गेटवे मिशन होने वाला है। इसमें 4-5 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, बेसिकली 4 एजेंसीज हैं, जिसमें नासा है, यूरोप है, जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है। तो ये सारे मिलकर लूनार गेटवे बनाने वाले हैं। और लूनार गेटवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मून के लिए एकमात्र स्पेस स्टेशन होगा। अभी तक हमने अर्थ के स्पेस स्टेशन की बात की, लेकिन मून पर भी हम स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं और इसी के लिए इन 4 एजेंसीज ने आपस में कोलैबोरेशन किया है। उसके बाद ये अर्थ से बाहर, मतलब अभी तक जितने भी हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, उस लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाहर पहला ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो मून में स्थापित होगा। और इसके बाद रशिया का भी एक प्लान है स्पेस स्टेशन का, जिसको हम कहते हैं रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन। ये 2025 से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद स्टारलैब नाम की एक कंपनी ने प्राइवेट रूप से भी स्पेस स्टेशन बनाने का डिसीजन लिया हुआ है और ये कॉमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज को यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है वो लगभग 20 टन का स्पेस स्टेशन होने वाला है। इसको हम 5-7 साल में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, इसको स्थापित करने वाले हैं। तो लगभग 2030 तक आई थिंक हम लोग भी स्थापित कर देंगे। तो ये आपका हो गया मिशन जो है तियांगोंग। अब ये जो हमारा वाला इंडिया का मिशन है, ये गगनयान प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लगभग 5-7 साल बाद ही होगा। मतलब जैसे 2023 में हमारा ये गगनयान मिशन प्लान है, तो लगभग 2030 से हम लोग स्पेस स्टेशन का प्लान करना शुरू कर देंगे और वो भी लगभग 3-4 साल में आई थिंक प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। तो 33-35 तक हम लोग अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर चुके होंगे। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। और अगला लेक्चर आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग सभी ओनली आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो डेट आपको ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर पाएं। थैंक यू सो मच।